स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, त्रिवेंद्र रावत पर हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। त्रिवेंद्र रावत को नहीं जाना चाहिए था केदारनाथ धाम, हरक सिंह रावत ने ये बयान दिया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध पर हरक सिंह रावत ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम नहीं जाना चाहिए था। दरअसल कल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गए थे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका विरोध किया। इस विरोध के बाद हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि त्रिवेंद्र रावत को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। विनोद कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, पार्टी की तरफ से ही अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के कदम को गलत बताया जा रहा है, किस नजरिए से इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, हरक सिंह रावत का टच जरूर है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, और जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहित और पन्ना समाज के तमाम लोगों की वजह से पूरा विरोध देखने को मिला, उसको लेकर आज हरक सिंह का बयान आया है कि जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड की गठन को लेकर की मांग को लेकर वो लगातार अपना विरोध जता रहे थे और भंग करने की मांग उनकी थी, उसको कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ा है। और ऐसे में त्रिवेंद्र रावत को केदारनाथ धाम नहीं जाना चाहिए था, इस तरह का एक बयान हरक सिंह रावत का आया है। और इससे पहले अगर हट के बात करी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार अब आगामी 2 से 3 दिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा है, और उसमें ये इम्पोर्टेंट होगा आखिरकार जब मोदी केदार घाटी में होंगे, केदारनाथ में होंगे, तो क्या उनका तीर्थ पुरोहित का विरोध जारी रहेगा। इसको लेकर राज्य सरकार की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने लगी है, और उसको ये जरूर माना जाए कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को एक जिम्मेदारी दी गई है। आखिरकार उससे ठीक पहले केदारनाथ धाम में जो भी विरोध तीर्थ पुरोहितों का है उसको शांत कराए, और आखिरकार कोई भी व्यवधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीआईपी दौरे में ना हो, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने एक एजेंडा तैयार किया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद को जिम्मेदारी दी गई है कि तीर्थ पुरोहितों की जितनी भी जो भी नाराजगी है उसको दूर करे, ताकि कोई भी ऐसा व्यवधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते ना हो। अभी लगातार विरोध प्रदर्शन तीर्थ पुरोहितों का जारी है, लेकिन उससे ठीक पहले राज्य सरकार की थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार जो शुरू से ही जैसे ही देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था तब से ही तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी लगातार यही विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। ऐसे में कल त्रिवेंद्र रावत वहां पर गए थे और त्रिवेंद्र रावत के बिल्कुल विनोद, और देखना होगा कि अब बीजेपी क्या रणनीति तैयार करती है। पीएम के दौरे से पहले क्या बातचीत हो जाती है और मांगे तीर्थ पुरोहितों की पूरी हो जाती है, जो भरोसा मदन कौशिक ने भी दिया है, तो देखना होगा उस पर तस्वीर क्या बनती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से है। देवस्थानम बोर्ड विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बयान दिया और कहा कि जल्द ही सीएम से बातचीत करेंगे और रास्ता भी हम निकाल लेंगे। तीर्थ पुरोहितों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। सीएम से बातचीत कर जल्द हम फैसला लेंगे। आपको बताएं कि कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के केदार दौरे के दौरान तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया था और उसके बाद मदन कौशिक का बयान सामने आया है। मदन कौशिक ने यह भरोसा दिया है कि सीएम से हम बातचीत करेंगे और जल्द ही फैसला हो जाएगा। पुरोहित मिले, उन्होंने अपनी भावना रखी, बात रखी। आज हम लोग कल भी बैठे मुख्यमंत्री से बातचीत, आज भी करेंगे, समाधान निकलेगा। अब वो समाधान निकालेंगे, समाधान में अब हम देखते हैं क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर इसका समाधान निकालते हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 5 नवंबर को सुबह 6:50 पर सबसे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 8 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा केदार के पूजा दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे केदारनाथ में अलग अलग कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बताएं कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा प्रधानमंत्री लेंगे, निरीक्षण करेंगे कि काम किस तरीके से हो रहा है।
पब्लिक मीटिंग और केदारनाथ के विकास कार्यों का भी उद्घाटन होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे केदारनाथ से देहरादून के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से देव विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। दिल्ली में केंद्रीय हाईकमान के साथ मंथन में दिसंबर तक के कार्यक्रम भी तय कर लिए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तराखंड में किस तरीके के प्लान रहने वाले हैं दिसंबर तक उसकी जानकारी भी दी और पूरे कार्यक्रम को वो जारी करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं के उत्तराखंड के दौरे होंगे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर मंथन भी हुआ है, ये जानकारी मदन कौशिक ने दी। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे पहले क्या तैयारियां की गई हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी मदन कौशिक ने चर्चा की। और देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी दे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी देहरादून के दौरे पर पहुंचे। हरीश रावत के आवास पर वो पहुंचे थे और चन्नी ने हरीश रावत से शिष्टाचार मुलाकात की है, दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जब हरीश रावत के घर पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। लेकिन सियासी मायने से इसे देखा जाए तो माना जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि बड़ी जिम्मेदारी चुनाव प्रचार में दी जा सकती है चरणजीत सिंह चन्नी को। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए हरीश रावत के घर पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 31 अक्टूबर 2021 तक मतदाता सूची जारी की जाएगी और 1000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर फोकस होगा। कुल मिलाकर 11,647 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 500 मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। कोविड के चलते बढ़ाई गई है मतदान केंद्रों की संख्या की किसी भी तरीके की दिक्कत आम लोगों को ना हो। हर 2 किलोमीटर के भीतर मतदान केंद्र होगा। 1200 मतदाता एक बूथ पर एक साथ वोट डाल पाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही आपको बताएं 78,46,000 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 5 जनवरी 2022 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तमाम जानकारी दी गई है कि किस तरीके की व्यवस्था होगी। कोविड नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा और उसी के तहत मतदान केंद्रों की भी व्यवस्था की गई है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस ने पौड़ी में बड़ा बदलाव करते हुए यहां कांग्रेस कमेटी की पूर्व कार्यकारिणी को भंग करते हुए पुराने जिलाध्यक्ष कामेश्वर राणा को पदमुक्त कर दिया है। अब नए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विनोद नेगी को नई कार्यकारिणी बनने तक अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस की पुरानी कार्यकारिणी के चुनाव से पहले भंग होने से कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। पार्टी के अहम कार्यक्रम तक कांग्रेस के पुराने जिलाध्यक्ष कामेश्वर राणा अब पार्टी कार्यक्रम से नदारद नजर आने लगे हैं। हालांकि प्रदेश उपाध्यक्ष केसर नेगी ने इस सामान्य बदलाव इसे बताया है, जो कि प्रक्रिया के तहत की गई है। इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, लेकिन इस बदलाव से कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। वजह कुछ नहीं, ये तो पार्टी का अपना कार्यक्रम है और उसके तहत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी बदले गए, जिले के भी जिलाध्यक्ष जी बदले गए, तो ये तो पार्टी का अपना कार्यक्रम है कि टाइम पीरियड हर किसी का होता है, तो इस तहत वो बदले गए। कोई ऐसी कोई किसी भी तरह की संशय मत उसको संशय में मत डालिए इस चीज़ को। सबसे पहले मैं आदरणीय हरीश रावत जी का, इस प्रदेश के यशस्वी नेता, पहाड़ की शान आदरणीय गणेश गोदियाल जी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने मुझे ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए जिले के पद पर नियुक्त किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि समय कम है और जंग बड़ी है, लेकिन इस जंग में मैं जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, प्रदेश में बनेंगे 135 और नए अटल उत्कृष्ट स्कूल, इस बात की जानकारी मिल रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सूची भी जारी कर दी है और पहले चरण में 189 स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाया जाएगा।
अब आपको जानकारी देते हैं कि कहां पर कितने अटल उत्कृष्ट स्कूल होंगे। अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो यहां पर ये संख्या 21 है, पौड़ी में 23 है संख्या, चमोली में 15 स्कूल बनाए जाएंगे, जबकि चंपावत में अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 5 है, वहीं देहरादून में 15 संख्या है, बागेश्वर में 4, हरिद्वार में 8 और नैनीताल में 15 अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। उत्तरकाशी में भी 12 स्कूल बनाए जाएंगे और इसके अलावा अन्य जिलों की भी हम बात करें तो वहां पर भी अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है और उनमें से एक है जोशीमठ का सतोपंथ। बद्रीनाथ धाम से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अक्टूबर में ही पूरी तरीके से पहाड़ बर्फ की आगोश में समा चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं और यहां से 2 से 3 फीट बर्फबारी का नजारा आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम कड़ाके की ठंड भी होने लगी है, जबकि बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इसका मजा भी ले रहे हैं। वहीं नैनीताल का एक युवा रक्षित जोशी यूएसए के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के महत्वाकांक्षी इनसाइड मिशन टू मार्स प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण सदस्य बना है। रक्षित इन दिनों अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने आया हुआ है। रक्षित जोशी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। रक्षित 100 सदस्य इनसाइड मिशन टू मार्स की टीम में अकेले हिंदुस्तानी हैं, जबकि इनके अलावा केवल एनआरआई अंकित बारीक इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। रक्षित ने बताया कि उन्हें दिन में 15 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है। एमएससी फिजिक्स करते हुए मेरा इंटरेस्ट स्पेस साइंस में बढ़ा और मैं एरीज में इंटर्नशिप करने लगा। तब मुझे पता चला कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्लानिटरी साइंस में भी हैं और यही अपॉर्चुनिटीज़ देख के मैंने अप्लाई करा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में, म्यूनिक में और ETH ज़ूरिक में, जहां मुझे एक नासा का प्रोजेक्ट इनसाइड मिशन कह के उसमें एक वैकेंसी मिली जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया।